कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरीज पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था एजेंसी थ्योरी, स्टूवर्डशिप थ्योरी एंड स्टेक होल्डर थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। स्टार्ट करते हैं। ये कुछ 6 थ्योरीज होती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की: एजेंसी थ्योरी, स्टूवर्डशिप थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी, रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ये कुछ एक छोटा सा फर्रा है जो मैंने अपने पहले वाली वीडियो में भी बोला था, जो कि आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एजेंसी थ्योरी मैं ऊपर से बता देता हूँ कि जैसे कि मान लो कोई भी कंपनी होती है, उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, उस कंपनी के वो शेयर खरीद के रखते हैं, उस कंपनी को पैसे देते हैं, तो उनके हित में डिसीजन होने चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। वही कंपनी है जिसके अंदर कुछ मैनेजर्स काम कर रहे हैं। मैनेजर्स बोलते हैं भैया हम काम कर रहे हैं, हमें कुछ बोनस दे दो, हमें कुछ अच्छी फैसिलिटी दे दो। तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है शेयर होल्डर्स के और जो मैनेजर्स हैं उनके बीच में। तो जो मैनेजर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एजेंट और शेयर होल्डर्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ये थ्योरी यही बताती है कि क्या सही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से, जो कि फॉलो किया जाएगा कंपनी में अगर ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है तो। उसके बाद आती है स्टूवर्डशिप थ्योरी। ये थ्योरी ये बोलती है कि मैनेजर्स जो हैं कंपनी में, अगर उनको आप अकेला छोड़ दोगे, उन पर ज़्यादा निगरानी नहीं रखोगे, उनको ज़्यादा मॉनिटर नहीं करोगे, तो वो अच्छे से काम करेंगे, अपना बेस्ट देंगे कंपनी के हित में। ये बोलती है स्टूवर्डशिप थ्योरी। उसके बाद आती है स्टेक होल्डर थ्योरी। अब स्टेक होल्डर थ्योरी ये बोलती है क्या भैया आप बस शेयर होल्डर करते रहते हो, कंपनी में तो और लोग भी होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, आपकी कम्युनिटी हो गई, एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। तो उनके बारे में भी आप ध्यान दो, उनके लिए भी आप कुछ डिसीजन लो। ये बोलती है आपकी स्टेक होल्डर थ्योरी। फिर आता है रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी ये बोलती है कि कंपनी को अगर सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, तो उसको बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम सबको पता है। फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, बहुत सारे अदर रिसोर्सेज भी होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो तो खुद में एक रिसोर्स होते हैं, बहुत क्रूशियल रिसोर्स होते हैं, लेकिन अगर कंपनी को ऐसे कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज की, तो वो लेके आएंगे एक्सटर्नल रिसोर्सेज। ये उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। उनसे बस ये नहीं बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भैया आप बस मैनेज करो, नहीं, आपको रिसोर्सेज भी लाने हैं, प्रबंध करना है रिसोर्सेज का भी। उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी के हिसाब से कंपनी को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जिसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो कंपनी को ये चीज़ इवैल्यूएट करना कि कहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, कि हम घर में चीज़ें बनाएं, मतलब घर में एज एन इंटरनल चीज़ें बनाएं कंपनी के अंदर, या उस प्रोसेस को या प्रोडक्ट को आउटसोर्स कराएं, ठीक है। तो वो सारे डिसीजन लेने के लिए हमें कौन गाइड करता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। उसके बाद आता है पॉलिटिकल थ्योरी। अब भाई आपने बहुत सुना होगा कि कॉर्पोरेट्स में तो बहुत पॉलिटिक्स चलती है, तो भाई उसे बोलते हैं हम इंटरनल पॉलिटिक्स। तो इंटरनल पॉलिटिक्स का क्या इन्फ्लुएंस होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके बाद एक्सटर्नल पॉलिटिक्स का क्या इन्फ्लुएंस होगा, वो सारा कौन देखता है, पॉलिटिकल थ्योरी में देखते हैं हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो स्टार्ट करते हैं रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी से। इससे पहले वाली हम 3 थ्योरीज ऑलरेडी कर चुके हैं अपने पार्ट 1 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी, जैसे कि मैंने बताया था कि कंपनीज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो रिसोर्सेज लेके आएंगे। रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी टेल्स अस दैट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, दे रिलाई ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज टू सर्वाइव एंड ग्रोथ, ठीक है। अगर उनको ग्रो करना है ऑर्गेनाइजेशन को या सर्वाइव करना है तो कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज लगेंगे उनको। दिस थ्योरी एम्फसाइजेस दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर क्रूशियल नॉट ओनली फॉर गवर्नेंस बट ऑल्सो एज वाइटल कंड्यूट टू सिक्योर दीज नेसेसरी रिसोर्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं बस वो गवर्नेंस के लिए नहीं होते हैं, उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ रिसोर्सेज अगर ज़रूरत पड़ी कंपनी को तो लाने भी पड़ सकते हैं। This theory highlights a critical role of board of directors beyond mere oversight of management, providing access to external resources। वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे बस वो मैनेजमेंट में नहीं इन्वॉल्व होंगे, मैनेजमेंट तो उनका कोर रोल है ही, बल्कि वो रिसोर्सेज भी लेके आएंगे कंपनीज के लिए। अब यहाँ पे कितने तरीके के रिसोर्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि आपको कहाँ से इन्वेस्टमेंट लेनी है, लोन्स लेने हैं, ग्रांट्स लेने हैं, रिवेन्यू कैसे जनरेट करना है, वो सारा क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी होते हैं भाई, किसी भी ऑपरेशन को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सपेंशन करना है तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको कोई नया इनिशिएटिव लेके आना है तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप अरेंज करते हो, आप मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
उसके बाद होते हैं ह्यूमन रिसोर्स, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। सबसे पहले भाई आपको कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया। फिर आपको इंसान भी तो चाहिए भाई, लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। सो द स्किल्स, नॉलेज, टैलेंट्स एंड लेबर प्रोवाइडेड बाय employees and executives. Human resources are vital for innovation, service delivery and carrying out day-to-day operations for a business. तो डे टू डे ऑपरेशंस वगैरह करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो ये भी एक तरह का रिसोर्स हो गया। नेक्स्ट होता है फिजिकल रिसोर्स। अब भैया आपके आसपास मशीनरी वगैरह होंगी, रॉ मटेरियल्स होंगे, वो सारा क्या हो गया, फिजिकल रिसोर्स। These are the tangible assets such as buildings, machinery, technology systems, raw materials and anything else that's physically used to produce goods or service. तो goods और service बनाने के लिए जो भी फिजिकल आपको चीज़ें लगेंगी वो उसको बोलेंगे हम फिजिकल रिसोर्स। नेक्स्ट होता है हमारा टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स। अब भैया आसपास की कंपनियां या पूरा दुनिया तो भाई पूरी टेक्नोलॉजी की ट्रेंड्स फॉलो कर रहा है, हम ही पीछे रह गए भैया। अभी तक हम ट्रेडिशनल मेथड्स ही फॉलो कर रहे हैं, कागज़ पेन ही यूज़ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स लाने की भी जिम्मेदारी होती है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की। एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, सॉफ्टवेयर्स, पेटेंट्स एंड अदर टेक्निकल कैपेबिलिटीज दैट एनेबल अ कंपनी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो जो भी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह लानी है वो भी क्या काम करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके लिए काम करेंगे। उसके बाद आता है रेपुटेशनल रिसोर्सेज। कंपनी की वैल्यू कैसे बढ़ानी है, इमेज, परसेप्शन, वो कैसे बढ़ाना है पब्लिक की नज़रों में, वो सब कौन करेगा, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। The brand reputation, image and public perception of a company which can influence customers' loyalty, attract quality employees and ease capital acquisition. तो brand reputation आ गई, इसमें image आ गई, public perception आ गया, जो कि सहायता करता है आपको कस्टमर्स की लॉयल्टी बढ़ाने में, कि कस्टमर्स आपकी ब्रांड को जानेंगे, क्वालिटी एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करेगा ये, ठीक है। और आपको फाइनेंस करने में बिजनेस के लिए अगर कुछ पैसे वैसे की और ज़रूरत है तो उसमें ईजी हो जाएगा अगर कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस है तो। उसके बाद आता है नेटवर्क रिसोर्सेज। अब कंपनी को भैया कुछ बातचीत बना के रखनी पड़ती है बहुत सारे लोगों से, अगर वो कंपनी है भाई आइसोलेशन में नहीं चल सकती है वो कंपनी। अगर खुद बैठ के आप काम कर रहे हो तो नहीं, आपको भाई सोसाइटी से इंटरेक्ट करना पड़ता है, पॉलिटिक्स से इंटरेक्ट करना पड़ता है, कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स विद अदर बिजनेसेस, गवर्नमेंट बॉडीज, मीडियाज, इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन इंडस्ट्री विच कैन प्रोवाइड सपोर्ट, एडवोकेसी एंड प्रेफरेंशियल पार्टनरशिप, ठीक है। तो आपको कनेक्शंस वगैरह, रिलेशनशिप वगैरह बना के रखनी पड़ती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आजकल आप जोमेटो का देख रहे होगे, यूट्यूब अगर आप चलाते हो तो, कि जो साहिबा बानी शायद उनका नाम है, उन्होंने ऐसे जोमेटो का एक फिगर बन गई है वो इस टाइम पे, समय रैना वगैरह को इंक्लूड कर लिया है। तो उसकी वजह से जोमेटो के प्रति परसेप्शन लोगों का चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब लोग जान रहे हैं जोमेटो भी कुछ है। रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी की क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक भैया आपको रिसोर्सेज का एक्सेस दिला देता है रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी। ये मेक श्योर कर देता है कि कौन रिसोर्स लेके आएगा और कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है आपको। उसके बाद आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल क्लियर हो जाता है कि वो रिसोर्स प्रोवाइडर भी है उनका रोल, बस वो मैनेजमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद आप इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स भी उससे बिल्ड करते हो। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल्स क्या हो गया, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो अलाइंड रहेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उनके दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो अच्छा फॉर्म होगा। फोर्थ होगा रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी क्या होता है कि फ्यूचर में कुछ भी इवेंट हो सकता है जो क्या पता फेवरेबल हो, क्या पता फेवरेबल ना हो, तो उस चीज़ को फोरकास्ट करना भी काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अंडर रिसोर्स डिपेंडेंस, कि आगे जाके कुछ ऐसे अनसर्टेनिटी आ रही है तो उसको पहले से प्लान करके चलो और उसके हिसाब से अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बना के चलो। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की लेजिटिमेसी भी बढ़ाता है। लेजिटिमेसी बोल दो, वैलिडिटी बोल दो, कि स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और जो भी एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं उनकी नज़रों में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो उनकी नज़रों में भी बहुत ज़्यादा ऐसे इज्जत बनती है, वैलिडिटी बढ़ती है इस चीज़ की। तो ये तो था रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी। अभी देखते हैं क्या होता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। जैसे कि मैंने बताया था कंपनीज को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो अगर किसी भी डिसीजन में कॉस्ट इन्वॉल्व है, कंपनी को मेक श्योर करना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक वो यूज़ करे, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक वो यूज़ करे। द थ्योरी फोकसेस ऑन कॉस्ट एसोसिएटेड विद मेकिंग ट्रांजैक्शन और एक्सचेंजेस and argues that these costs influence how firm organize their operations and choose between making a product internally or buying it from the market. तो ये सारी कॉस्ट जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट है बेसिकली, ठीक है। तो ये फर्म को हेल्प कर देती हैं ये डिसाइड करने में कि फर्म को इंटरनली कुछ प्रोडक्ट बनाना है या कुछ प्रोसेस को चालू करना है इंटरनली, या बाहर से लेके आना है या आउटसोर्स करना है। बेसिकली कंपनी में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कंपनी आउटसोर्स कर देती है क्योंकि वो ऐसे बचत कर रहे होते हैं उसकी ज़्यादा। आई एम सो सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी तो जैसे कि आउटसोर्स क्या क्या करती है कंपनी, जैसे कि कस्टमर सर्विस वाला पार्ट, कि हाँ भाई दूसरी कंपनी को जाके बोल दिया कि आप हमारे बेसिस पे हमारे कस्टमर्स का टेक केयर करो, वारंटी सर्विस हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी एक्सप्लेन्स
हाउ बिजनेसेस डिसाइड वेदर टू परफॉर्म एक्टिविटीज इंटरनली और बाय फ्रॉम मार्केट बेस्ड ऑन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच ऑप्शन। ठीक है, वही चीज़ रिपीट हो रही है कि इंटरनली बनाना है या एक्टिविटीज़ इंटरनली करनी है, या जो मार्केट में अवेलेबल फॉर्म्स हैं या मार्केटिंग में अवेलेबल एक्टिविटीज़ हैं वो करनी है। ठीक है, दीज कॉस्ट आर नॉट जस्ट अबाउट द प्राइस ऑफ सर्विस और गुड्स बट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोवाइडर्स, नेगोशिएटिंग एंड एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मैनेजिंग रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो इसमें बस प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट नहीं होती है, उसके इर्द गिर्द जितनी कॉस्ट होती है ना, सर्चिंग फॉर प्रोवाइडर्स, नेगोशिएटिंग, वो सारी कॉस्ट भी आती है। द थ्योरी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द मोस्ट एफिशिएंट वे टू ऑर्गेनाइज ट्रांजैक्शंस एंड बिजनेस ऑपरेशंस टू मिनिमाइज दीज कॉस्ट। कि कैसे आप ट्रांजैक्शंस को ऑर्गेनाइज करोगे और बिजनेस ऑपरेशंस को आप कैसे मैनेज करोगे ताकि जो कॉस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा कम हो। इट ऑफर्स अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग इन स्ट्रक्चरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क आपको बता देता है कि भैया जहाँ पे आपको कम कॉस्ट लग रही है वहाँ पे आप उसके प्रति आप डिसीजन ले सकते हो। इट इन्फ्लुएंसेस क्रिटिकल गवर्नेंस डिसीजंस लाइक वर्टिकल इंटीग्रेशन, आउटसोर्सिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस। अब बहुत सारे गवर्नेंस डिसीजंस हो सकते हैं। अब पहले मैं ये बता देता हूँ, गवर्नेंस और गवर्नमेंट सेम नहीं होता है। गवर्नेंस का मतलब होता है रूल्स, पॉलिसीज़, जो भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, राइट डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, वो सारा आपका गवर्नेंस में आता है। गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट होती है बेसिकली, जो पावर में है उसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं। तो क्रिटिकल गवर्नेंस डिसीजंस का मतलब हो गया जो कंपनी के जो क्रिटिकल डिसीजंस हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन आप बोल सकते हो, वो लेने में सहायता करती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। अब यहाँ पे बहुत सारे तरीके की ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो सकती हैं। कौन कौन से तरीके की हो सकती हैं? सबसे पहले सर्च एंड इन्फॉर्मेशन कॉस्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोडक्ट के बारे में अगर आप कुछ सर्च भी कर रहे हो या सब उसका सप्लायर चेक कर रहे हो, उसकी सर्विस चेक कर रहे हो, मतलब फाइंड कर रहे हो बेसिकली, तो वो सारा क्या हो गया? सर्च एंड इन्फॉर्मेशन कॉस्ट हो गई। सेकंड होती है बार्गेनिंग कॉस्ट। अब मान लो आप नेगोशिएशन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो किसी और कंपनी को, किसी और पार्टी को, तो वो सारा आ गया बार्गेनिंग कॉस्ट में। उसके बाद आ गया पॉलिसी एंड एनफोर्समेंट कॉस्ट। मतलब अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हो या एनफोर्स कर रहे हो किसी भी चीज़ को, अगर आप आउटसोर्स कर रहे हो बेसिकली, तो उसके एसोसिएटेड जो भी कॉस्ट होगी वो सारा भी आपका कॉस्ट ही होता है एक तरह से, जो कि आपको कंसीडर करना पड़ेगा जो भी डिसीजन ले रहे हो आप उससे पहले। अब भैया नेक्स्ट होती है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी ये बोलती है कि आपको कंपनी में इंटरनल पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, इंटरनल पॉलिटिक्स तो होगी ही होगी, अगर कोई पावर में है तो वो अपनी हवाबाजी दिखाएगा ही दिखाएगा, मतलब अपना टॉरा दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स का मतलब हो गया कि कैसे आप गवर्नमेंट बॉडीज से, पॉलिटिशियन से, पॉलिसी मेकर्स से कैसे आप इंटरेक्ट करोगे। ठीक है, ताकि कल को आपको कुछ भी डिसीजंस लेने हो तो जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनके रेगुलेशंस हैं, उनके बेसिस पे आप डिसीजन ले सको, या अगर वो पॉलिसी फॉर्म कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस के हित में या अपने बिजनेस के फेवरेबल कंडीशंस बना सको अपने बिजनेस के लिए। पॉलिटिकल थ्योरी इन अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सप्लोर्स हाउ पावर एंड पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस द वे कंपनीज आर रन। ठीक है, कि कैसे पावर और पॉलिटिक्स अफेक्ट करती हैं कंपनी के ऑपरेशंस को। It looks at how decisions in a company are often shaped by power dynamics among different players like executive, board of directors, shareholders and other stakeholders like employees and customers. ठीक है, यही दिखा रहा है इसमें कि जो पावरफुल होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा कंपनी के डिसीजंस को। This theory helps us understand that these internal power struggles can significantly affect company decisions and the distribution of company benefits. कंपनी के डिसीजंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है और जो कंपनी का बेनिफिट है उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। द पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन्स हाउ कंपनीज इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल एंटिटीज़ लाइक गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स। ठीक है, कि आपको इंटरनली जो भी पावर्स वगैरह हैं वो भी देखनी है, इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स बोलते हैं जिसे हम, और कैसे आप गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स वगैरह से बातचीत करोगे वो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल पावर और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स। क्या फीचर्स होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के? फोकस ऑन पावर डायनामिक्स। पावर डायनामिक्स हमें ये बताता है कि कैसे किसके पास अगर ज़्यादा पावर है तो कैसे वो यूज़ कर रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है पावर का, कुछ मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है उसमें। सेकंड फीचर हमें बताता है इंटरप्ले ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिटिक्स। जैसे कि मैंने बताया था कि इंटरनल पॉलिटिक्स भी होती हैं, जैसे कि बोर्ड मेंबर्स, मैनेजर्स, शेयर होल्डर्स, इनके बीच में इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है। एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स भी ले सकते हो आप। और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स हो सकती हैं जैसे गवर्नमेंट एंटिटीज़, रेगुलेटर्स एंड अदर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होंगे हमारे। ठीक है, तो उनके बीच में क्या होगी? आपकी एक्सटर्नल पॉलिटिक्स। तो आप कैसे उनके बीच में सामंजस्य स्थापित कर रहे हो, कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हो इन दोनों पॉलिटिक्स के बीच में। थर्ड होता है रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स।
अब ये बताता है इस फीचर के अनुसार कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि सप्लायर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, बाकी जो भी लोग हो गए, उनको इंटरेस्ट होता है कंपनी की एक्टिविटीज़ में, और उनको ये जानना होता है कि कंपनी के अंदर कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी वो चीज़ पॉलिटिकल थ्योरी में ही आती है। फोर्थ होता है इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेशंस। अगर कोई गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी बना रही है तो उनसे बातचीत करके ऐसे अपने लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाना, और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको गवर्न करना, बेसिकली उनको अफेक्ट करना बहुत ज़्यादा, कि भैया आप हमारे, जैसे कि आजकल मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट अडानी और मुकेश अंबानी, ये सब जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो उनके फेवर में ही जाएं। फिफ्थ होता है एथिकल एंड मोरल कंसिडरेशन। ये चीज़ मेक श्योर करती है कि जो भी प्रॉफिट मेकिंग है कंपनी का, वो कहीं इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा पब्लिक को, कि वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही भूल गए हैं अपनी स्टेक होल्डर्स के प्रति, है ना। तो ये भी चीज़ उनको ध्यान में रखनी पड़ती है पॉलिटिकल थ्योरी के अनुसार। सिक्स्थ होता है रेगुलेटरी कैप्चर। अब इसमें ये देखा जाता है कि जो भी कंपनीज हैं वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रही हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस को, रेगुलेशंस को, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, कि पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं जा रही हैं वो चीज़ें, वो बिजनेस के इंटरेस्ट में जा रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और सेवंथ होता है गवर्नेंस मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर, कि आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, कि आप क्या क्या डिसीजंस ले रहे हो अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, क्या क्या पॉलिसीज़, प्रोविजंस क्या क्या रख रहे हो आप, वो सारा आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है, जो आपको ऐसे मेक श्योर करता है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और वो ऑब्जेक्टिव डिसीजन है, किसी के दबाव में आके नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरीज वाला, दोनों वीडियोज़ में। तो अभी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, आपको सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट वरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले आप लाइक कर देना वीडियो, अगर पसंद आई तो। लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना, सब्सक्राइब तो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कोई दिक्कत विक्कत क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। बाय बाय।